Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर 6 से सेकंड 50% सिलेबस वेस्पर थ्योरी से हमने स्टार्ट किया था। वेस्पर कंप्लीट कर ली, वीबीटी कंप्लीट की, लेकिन वीबीटी में कुछ एक इन्फॉर्मेशंस इनकम्प्लीट थी। यानी कि अगर कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है तो वो क्यों है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन डाइवेलेंट है, लेकिन एक्चुअली कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वीबीटी यानी कि हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन का फर्स्ट लेक्चर हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं, जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन के पास्टुलेट्स डिस्कस किए। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, इंटरमिक्सिंग थी किन की, डिफरेंट शेप और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की, वो इंटरमिक्स हो के और सेम टाइप और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बन जाते थे, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कहते थे। अब इसके कुछ पास्टुलेट्स थे। पास्टुलेट्स क्या थे, हमने सीखा था कि पास्टुलेट्स में कुछ इस तरह होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप विल इंटरमिक्स। जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। टाइप्स हमने डिस्कस की। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूडिंग डी सबशेल, लेकिन जो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करेंगे वो बिलोंग करेगी एस और पी सबशेल से, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरह है, sp3 क्यों थी। अगर एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलेंगे तो sp3 था, अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे तो sp2, और इसी तरह अगर एक s और एक p ऑर्बिटल तो sp हाइब्रिडाइजेशन थे। इनके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंगली शेप और आइडियल एंगल भी डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को थॉरोली स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। तो हमारा जो मेन जो टॉपिक है आज का, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने मीथेन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे फर्दर अमोनिया और वाटर के स्ट्रक्चर को विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन, और दोनों केसेस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। जी, तो स्टूडेंट्स हमने मीथेन को डिस्कस कर लिया था विद रिस्पेक्ट टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज अमोनिया। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया या शेप ऑफ अमोनिया। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन। और अमोनिया के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल पहले की तरह आप बताएंगे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी सेंट्रल एटम, दैट इज नाइट्रोजन। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया और मेंशन कर दिया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है। इसके बाद बेटे अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आप कंप्लीट करेंगे। 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p और px, py और pz होंगे जी। मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा इनके। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2s अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ, यहाँ पे भी लिख दूँ, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 2px, 2py, 2pz।
अगर आप देखें तो 4 5 6 7, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब अमोनिया की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यही होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो वैलेंस शेल ये वाला है, सेकंड शेल इज़ वैलेंस शेल। अगर अमोनिया एक्साइट होगा भी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी एम्प्टी ऑर्बिटल में नहीं जा सकता, ऑलरेडी तमाम ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। अगर कोई ऑर्बिटल खाली होता, एम्प्टी होता, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके उस एम्प्टी ऑर्बिटल में चला जाता। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। अब बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपने क्या बताना है, आपने हाइब्रिडाइजेशन बता देनी है किस तरह होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग मैं भी हाइब्रिडाइजेशन की ही लिखूँगा। जी, अब हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो ये तो इनर शेल है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इट इज़ वैलेंस शेल, वैलेंस शेल का 2s और 2p ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह बाकी भी मैंने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। ये 1s था, ये 2s था, 2px, 2py और 2pz। अब कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी s विल ऑलवेज पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगी s ऑर्बिटल हमेशा पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका मतलब इस केस में भी s तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, s के साथ p के वो ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो s और p के ऑर्बिटल्स के दरमियान होगी। मतलब ये 4 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, और जितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे उतने ही नए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल वापस मिल जाएंगे। तो मैं दोबारा यहाँ से हेडिंग दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन की ही, कि हाइब्रिडाइजेशन आपके पास हुई और इस हाइब्रिडाइजेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल थे 1s2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और बाकी जो 4 ऑर्बिटल थे अब आप उन्हें एक ही ब्लॉक में मेंशन कर देंगे। मतलब इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। आपने इन सब को एक ही ब्लॉक में मेंशन कर दिया कि इन तमाम ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब क्या है, सेम। लें बेटे, ये आपके पास 1s था, इसका नेम 1s ही रहेगा, बिल्कुल वैसे जैसे पहले आपको सिखाया था। अब ये हाइब्रिडाइज हुए, एक s और 3 p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, s और 3 p हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो s 4 ऑर्बिटल मिले और हाइब्रिडाइजेशन के बाद 4 नए ऑर्बिटल्स मिल गए आपको। अब यहाँ पे बेटे इलेक्ट्रॉन का पेयर था, इसे आप पेयर को कंप्लीट कर लीजिए। 4 नए ऑर्बिटल्स मिल गए अब आपको। अब इन चारों का नाम क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन हुई थी वही इन सब ऑर्बिटल्स का नेम होगा। तो इट मीन्स के ये चारों sp3 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 और sp3 ऑर्बिटल्स हैं। मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ कि नेम ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is given according to the type of hybridization। के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप वही नेम देंगे जो उनसी हाइब्रिडाइजेशन होगी। 4 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया था,
4 नए ऑर्बिटल बने आपके पास। इन चारों नए ऑर्बिटल्स को आप वो नाम देंगे जिस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हुई थी। तो अगर आपने देखा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, इसीलिए मैंने चारों नए ऑर्बिटल्स को sp3 नेम दे दिया। अब इसके बाद बेटे आप शेप लिखेंगे किसकी जी, नाइट्रोजन एटम को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे शेप ऑफ नाइट्रोजन एटम, या स्ट्रक्चर लिख लें शेप ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन की अगर आप शेप देखेंगे तो दैट इज सेंट्रल एटम आपके पास नाइट्रोजन है, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। आप 4 ऑर्बिटल्स को दिखा देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उन्हें आप सिंगल लूप से शो करेंगे। तो 4 सिंगल लूप आप बनाएंगे, एक लोन पेयर होगा और 3 जो हैं वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं सबके लिए जो है वो लिख दूंगा यहाँ पे इसी तरह कि लेट से ये जो मैंने लूप बनाई ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और बाकी जो मैं लूप्स बनाऊंगा वो sp2 sp2 और ये भी sp2। ये भी sp2 ही है, लेकिन इस sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर है जिस तरह ये था, बाकी तीनों ऑर्बिटल्स ये दिखा दिए गए, इनमें एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि लोन पेयर, यहाँ चले मैं इसको नेक्स्ट आगे लिख देता हूँ। ज्योमेट्री बेटे आप बताएंगे, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। जी, तो स्टूडेंट्स 4 कॉर्नर हैं, तो 4 कॉर्नर वाली फिगर को हम टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी नाइट्रोजन एटम की दैट विल बी टेट्राहेड्रॉन, कि 4 कॉर्नर वाली शेप बनेगी। इन 4 कॉर्नर्स में से एक कॉर्नर पे लोन पेयर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 कॉर्नर ऑक्युपाइड बाय लोन पेयर, occupied by lone pair, and 3 corners occupied by half filled orbitals, लिख लें आप, या unpair electron। 3 corners by unpair इलेक्ट्रॉन्स या sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट्स ज्योमेट्री बताने के बाद आपने क्या करना है, आपने एंगल बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एंगल बताएंगे, और एक्चुअली ये जो एंगल हम बता रहे हैं ये बिटवीन ऑर्बिटल्स बता रहे हैं, दैट एंगल विल बी 107.5। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग दूंगा एंगल की। तो बेटे आपने एंगल बता देना है, एंगल इज 107.5, 107.5 डिग्री। अब अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एंगल कौन सा होगा, 109.5 होगा, जिसे आप टेट्राहेड्रल एंगल भी कहते हैं। लेकिन इस केस में या नाइट्रोजन के केस में अगर आप देखें तो एक लोन पेयर आ रहा है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर से या बाकी ऑर्बिटल से ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इसीलिए ये 109 एंगल रिड्यूस होके 107.5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसकी रीज़न लिख दूंगा एज लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, के लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, दैट्स वाई एंगल रिड्यूसेस फ्रॉम 109.5 टू 107.5। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है,
इसीलिए एंगल 109.5 से रिड्यूस होके 107.5 तक चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको पता भी होनी चाहिए। आपसे पूछा भी जा सकता है कि नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मीथेन में भी sp3 है, लेकिन इन केस ऑफ अमोनिया जो एंगल है दैट इज़ 107.5 और मीथेन के केस में 109.5। तो वजह क्या है, आपने बताना है कि इन केस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होगा, इसीलिए एंगल रिड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ, काइंडली ज़रा फोकस कीजिएगा साथ साथ। अब यहाँ तक आपने नाइट्रोजन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाना है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया या NH3। अब अमोनिया का आपने स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको नाइट्रोजन की शेप पता है तो इट मीन्स कि बिल्कुल इसी तरह आप अमोनिया का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन आपके पास कुछ इस तरह था कि नाइट्रोजन 3 आपके पास 4 लूप्स बन रही थी और चारों लूप्स में एक लोन पेयर था और 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। मैंने यहाँ पे sp2 लिख दिया, आप चारों को sp3 लिखिएगा। sp3 है ये भी बेटे, sp3 और ये भी sp3 है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बाकी लूप्स भी मैं इसके बना दूंगा बिल्कुल वैसे जैसे मैंने पहले लिखा था। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब होगा क्या कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल हमेशा एक्टिव होता है। तो आप s ऑर्बिटल्स के लिहाज से स्फेरिकल ऑर्बिटल्स बनाएंगे फॉर हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये एक हाइड्रोजन आ गया जी, उसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन, और ये थर्ड हाइड्रोजन और उसका इलेक्ट्रॉन। तीनों के साथ आप H लिख दें तो अगर आप देखेंगे तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ये है। अगर आप शेप बताना चाहते हैं, ज्योमेट्री बताना चाहते हैं तो उसमें आप नाम लिखेंगे इसका। ज्योमेट्री बेटे आप 2 तरह से बता सकते हैं, एक ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन्स की होगी और एक मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होगी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताते हैं तो आपने लोन पेयर को भी इंक्लूड करना है ज्योमेट्री में, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताते हो तो लोन पेयर को नहीं देखेंगे फिर हम। ठीक है, तो ज्योमेट्री 2 तरह की है, मैं यहाँ पे दोनों हेडिंग्स लिख दूंगा। एक इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री है और दूसरी ज्योमेट्री जो है वो मॉलिक्यूल की है। जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है दैट इज टेट्राहेड्रन, क्योंकि 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं तो आप इसे टेट्राहेड्रन का नाम देंगे। जब भी 4 कॉर्नर्स बनेंगे तो टेट्राहेड्रन शेप होगी, तो आप यहाँ पे नाम देंगे जी टेट्राहेड्रॉन। और अगर आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बताना चाहते हैं तो लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करें तो अब जो आपके पास ज्योमेट्री बनेगी दैट इज पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राइगोनल पिरामिडल। स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्री होगी अमोनिया की, उसके बाद आपने इसका एंगल बता देना है। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे जी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल इस केस में भी कितना ही है, सेम बॉन्ड एंगल 107.5। तो आप बताएंगे कि बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ अमोनिया इज 107.5। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में 109.5 होना चाहिए, लेकिन 107.5 है। बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 से 105 तक रिड्यूस कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये अमोनिया का स्ट्रक्चर था विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन।
अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है जिसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी है। मैंने सेंट्रल एटम लिखा, एटॉमिक नंबर लिखा, हाइब्रिडाइजेशन लिखी। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो तमाम ऑर्बिटल्स के नाम sp3 जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने नाइट्रोजन की पहले शेप बताई कि एक sp3 लोन पेयर वाला ऑर्बिटल और बाकी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल। इस शेप का नाम क्या है वो आपने ज्योमेट्री में बताना है। टेट्राहेड्रन शेप है, इसका मतलब 4 कार्नर्स हैं। इन 4 कार्नर में से एक कार्नर को लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किया, 3 कार्नर्स को जो है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वाले ऑर्बिटल्स ने ऑक्यूपाई किया। एंगल इस केस में कितना है? 107.5, वो तो 109.5 होना चाहिए क्योंकि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है एंगल कितना होगा? 109.5। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है तो इस वजह से एंगल रिड्यूस होके 107.5 हो जाएगा। उसके बाद आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। अमोनिया का स्ट्रक्चर बताते हुए आपने नाइट्रोजन की सेम शेप बनानी है। लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जो बाकी 3 ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। नाइट्रोजन की ज्योमेट्री आपने बता देनी है अमोनिया की, इलेक्ट्रॉनिक भी और मॉलिक्यूलर भी। अगर आप इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखेंगे तो लोन पेयर भी इंक्लूड होगा, तो 4 कार्नर्स बन रहे हैं, तो ये टेट्राहेड्रन शेप बन जाएगी। अगर आप सिर्फ मॉलिक्यूल को देखेंगे तो लोन पेयर नहीं इंक्लूड होगा। इस केस में 3 कार्नर्स वाली ट्राइगोन बन रही है, तो ट्राइगोनल और पिरामिडल शेप होगी इसकी। उसके बाद बेटे आपने बॉन्ड एंगल बता देना है 107.5। फाइनली जो इस टॉपिक से अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊँगा, ज़रा देखते जाइएगा बेटे। मैं भी लिखूँगा जी विद नो लोन पेयर, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है बॉन्ड एंगल फिर आपके पास 109.5 होगा, जिसे आप टेट्राहेड्रल एंगल भी कहते हैं। अब जो केस हमने सीखा इसमें एक लोन पेयर मौजूद था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा विद 1 लोन पेयर। अगर एक लोन पेयर मौजूद होगा तो इस केस में बॉन्ड एंगल क्या बन जाएगा? बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा और 107.5 हो जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये अमोनिया का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट हम वाटर का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अब स्ट्रक्चर ऑफ वाटर डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन। सेम मेथड आप फॉलो करेंगे जिस तरह आपने मीथेन या अमोनिया के लिए फॉलो किया था, सेम थ्योरी होगी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरह लिखेंगे, आप थ्योरेटिकली नहीं लिखेंगे, आपके मार्क्स जो हैं वो फुल नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर के लिए कोई भी क्वेश्चन चेक करना जितना इजी होता है उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके फुल मार्क्स के, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे हेडिंग वाइज चलेंगे, हेडिंग बनाते जाइएगा ताकि एग्जामिनर को सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाए। अब स्टार्ट करेंगे जी स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर लिख लें बेटे, शेप लिख लें, एक ही बात है। और स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन। अब वाटर के केस में सेंट्रल एटम कौन होगा? दैट इज ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑक्सीजन की, electronic configuration is one s2 2s2 2px y and z, x में 2 इलेक्ट्रॉन, y में 1 और z में 1 जी। तो इनके नाम भी लिख लेते हैं। 1s2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2px, 2py और 2pc।
अगर आप देखें 2 4 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल ऑक्सीजन में। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे आप, क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कुछ इस तरह होगा कि लोअर ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जंप करके प्रमोट हो जाएगा किसमें? अपर एम्प्टी ऑर्बिटल में। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, इसलिए एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बेटे आप हेडिंग देंगे हाइब्रिडाइजेशन की। आप बताएंगे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल्स में मिल रहे हैं? एस ने तो हमेशा ही पार्टिसिपेट करना है। sp3 आप डिस्कस कर रहे हैं तो p के तीनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले की तरह ही आप लिखेंगे 1s पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि इनर शेल का ऑर्बिटल है। 2s पार्टिसिपेट करेगा और 2px 2py और 2pz ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। लें जी, मैं डायग्राम कंप्लीट करने के बाद इनके नेम भी लिख दूंगा। ये बेटे आपके पास 1s था, ये 2s 2px 2py और ये 2pz। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, 4 ऑर्बिटल, एक s और तीनों p जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके मिलने से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो नेक्स्ट आप लिख दें यहाँ पे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्यों? क्योंकि एक s मिल रहा है और 3 p ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आपने क्या करना है? आपने अब ऑक्सीजन का शेप बना देनी है, स्ट्रक्चर बना देना है ऑक्सीजन का। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिखूँगा कि शेप या स्ट्रक्चर लिख लें आप ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले आप सेंट्रल एटम के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आप मॉलिक्यूल की तरफ आएंगे। तो ऑक्सीजन की शेप किस तरह होगी लिख लेते हैं जी। यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा हमने, ऑक्सीजन की सिंबल लिखी O, और इसके बाद आपने देखना है कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन हमने स्किप की, ज़रा वो भी लिख लें। चले मैं यहाँ पे इसे रिमूव करके दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स आपके पास बनेंगे पहले आप उन्हें बताएंगे। 1s आपके पास वैसे ही रहेगा, 2s 2px 2py 2pz ये तीनों मिलेंगे और हाइब्रिडाइजेशन होगी। 1s को मैंने एज इट इज लिख दिया। 2px जिन ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया उन ऑर्बिटल्स को आप अब एक ही ब्लॉक में लिखेंगे। ले जी, मैंने इसके 4 ब्लॉक्स बना दिए। ये s था, p y और z, s और p में पेयर थे इलेक्ट्रॉन के, y और z लिखा। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद अब इनके नाम s p नाम नहीं रहेंगे। जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया उसका नाम वैसे ही रहेगा। बाकी इन 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, इन सब के नाम चेंज हो जाएंगे। कौन से नाम होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई? तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल का नाम भी sp3 होगा, इस ऑर्बिटल का नाम भी sp3, इस ऑर्बिटल का नाम भी sp3 और इस ऑर्बिटल का नाम भी sp3। अब आपने करना क्या है? अब आपने शेप बना देनी है ऑक्सीजन एटम की। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी शेप ऑफ ऑक्सीजन। अब आप ऑक्सीजन की शेप बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद किस तरह होगा। तो सेंटर में आपने ऑक्सीजन की सिंबल लिखी, 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया तो 4 कॉर्नर वाली शेप ही बनेगी और 4 कॉर्नर वाली शेप को आप टेट्राहेड्रॉन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही आप 4 कॉर्नर वाली शेप बनाएंगे। एक कॉर्नर ये आ गया जो कि लोन पेयर है, दूसरा कॉर्नर आप यहाँ पे बना दें जो कि लोन पेयर है, ठीक है। इसके बाद थर्ड कॉर्नर ये आ जाएगा आपके पास और फोर्थ कॉर्नर आपके पास ये आ गया।
यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब उसके बाद आप इसकी ज्योमेट्री बताएंगे। स्टूडेंट्स वही इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रही है, इसमें कुछ न्यू नहीं है। अब आपने इसकी ज्योमेट्री बता देनी है कि इस शेप का नाम क्या है। ज्योमेट्री बेटे मैंने पहले भी बात की थी, दो तरह की होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक, या इस केस में तो आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ही बताएंगे। तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल शेप होगी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि टेट्राहेड्रॉन, और इस टेट्राहेड्रॉन में दो कॉर्नर दो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किए और दो कॉर्नर दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किए। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी 2 कॉर्नर्स occupied by 2 lone pairs जो कि sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। और दो कॉर्नर किसने ऑक्यूपाई किए? दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ने, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं। 2 कॉर्नर्स occupied by 2 unpaired electron in sp3 hybrid orbitals। बेटे ये बताने के बाद आपने बॉन्ड एंगल बता देना है। तो इस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो फर्दर रिड्यूस हो जाएगा अप टू 104.5। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जब बॉन्ड एंगल लिखेंगे आपने बताना है, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल होगा बिटवीन द लूप्स, और यहाँ पे आप बताएंगे कि एंगल इज, कितना एंगल होगा बेटे? 104.5। अब हमने पढ़ा था कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में एंगल कितना होगा? 109.5, लेकिन यहाँ पे तो एंगल 104.5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर मौजूद हैं, दोनों लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और जो बॉन्ड एंगल है वो फर्दर जो है वो कम हो जाएगा। बेटे यहाँ पे आप बताएंगे कि प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर रिड्यूसेस एंगल फ्रॉम 109.5 टू 104.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली, वो ये कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप डिस्कस करेंगे और अगर दो लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 104.5 डिग्री। ठीक है, अब फाइनली हम स्ट्रक्चर देखेंगे जी O2 का। तो स्ट्रक्चर ऑफ O2 लिखेंगे हम नेक्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। आपने सिमिलरली एक ऑक्सीजन बनाना है और ऑक्सीजन के आपने लोन पेयर लिख देने हैं और साथ में आप बाकी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया जी एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिख दिया, और दो लोन पेयर हम बना देंगे साथ ऑक्सीजन के। एक लोन पेयर यहाँ पे था और एक लोन पेयर जो था वो ये था। लोन पेयर तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, दीज इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, और ये क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो 4 कॉर्नर्स बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखेंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम लोन पेयर को जो है वो विदाउट लोन पेयर डिस्कस करेंगे। खैर यहाँ पे हम ज्योमेट्री की हेडिंग देंगे जी सबसे पहले तो, कि ज्योमेट्री क्या होगी?
दो तरह की ज्योमेट्री है जी, एक इलेक्ट्रॉनिक है और एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। बिल्कुल पहले जिस तरह हमने लिखा था वैसे ही आप बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी है और दूसरी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखेंगे तो टेट्राहेड्रन है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी टेट्राहेड्रॉन। और अगर आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लिखेंगे तो ये आपके पास बेटे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के बगैर आप ज्योमेट्री बनाएंगे तो ये बेंट या इन्वर्टेड। बॉन्ड एंगल इस केस में आपने बताना है, ये आपका होमवर्क होगा। आपने खुद से देखना है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है अगर आप बताना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओवरलैपिंग बता सकते हैं कि ओवरलैपिंग कौन सी है। आप हर केस में ओवरलैपिंग को भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ओवरलैपिंग अगर हम देखें तो ये sp3 था, ये भी sp3 था। हाइड्रोजन का हमेशा s ऑर्बिटल होता है, तो आप बताएंगे sp3s ओवरलैप है, हेड टू हेड ओवरलैप है। आप बताएंगे कि इसके रिज़ल्ट में सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फर्दर आगे बता सकते हैं। तो ये बेटा स्ट्रक्चर था वाटर का विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिडाइजेशन। तो वही सिंपल इन्फॉर्मेशन, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ ऑक्सीजन, ज्योमेट्री, एंगल, उसके बाद मॉलिक्यूल की तरफ आगे जो एटम की शेप थी उसी शेप को बना के आपने अटैचिंग एटम अटैच कर दिए और फाइनल आपने शेप बना के अपना रिजल्ट दे दिया। तो ये बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो तीन स्ट्रक्चर थे, मीथेन, अमोनिया और वाटर, तीनों इंपॉर्टेंट है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में से अगर स्ट्रक्चर वाइज कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इन तीनों को बार बार रिपीट किया गया है। तो बेटे ये अच्छे तरीके से आपको पता होनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।